अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ऑफ कोर्स इंसान जहाँ पर पैदा होता है उस जगह से कुदरती लगाव हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इतने गद्दार होते हैं कि चंद टकों के लिए अपने मुल्क को ही बेच देते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ईमान और मुल्क को बेचकर बदनाम करने वाले गद्दार तरीन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अदनान समी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग फेमस सिंगर अदनान समी को जानते होंगे। कहने को तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर है, लेकिन इसने भी पाकिस्तान से गद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे शुरू से ही सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन ये पाकिस्तान में रहकर सिंगिंग करने की बजाय इंडिया में चला गया। क्योंकि एक पाकिस्तानी सिंगर था, इसलिए इंडिया जाने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने इसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे इसे काफी फेम मिला। असल में ये इंडिया में विजिटर वीजा लेकर गया था, इसलिए काफी सालों तक ये इंडिया के तरले करके अपना वीजा एक्सटेंड करवाता रहा। खैर 2015 में जब मोदी की हुकूमत आई तो इसने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शैम्पू ने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें बकना शुरू कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पाकिस्तान से गद्दारी के एजाज में इंडियन नेशनैलिटी तो दे दी, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा बनता है तो इस बेचारे को सबसे पहले शक की निगाह से देखा जाता है और इससे अपनी सफाई देने के लिए जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, ताकि ये साबित कर सके कि ये इंडिया का वफादार है। इससे बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। अगर मैं अपने मुल्क का मैं प्यार का इजहार करता हूँ कि आई लव इंडिया, तो उनको वहाँ पे तकलीफ होती है कि भाई व्हाई डू यू लव इंडिया। दूसरे बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं इंडियन सिटीजन बनाऊं। तारक फाते। दोस्तों, तारक फाते का शुमार पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में होता है जो खुद को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन असल में वही इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये शख्स न सिर्फ मुल्क का गद्दार है, बल्कि इस्लाम का भी बहुत बड़ा मुजरम है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर था। 1970 में इसने कराची के एक न्यूज़पेपर कराची सन में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1972 में इसे पाकिस्तान टेलीविजन का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना दिया गया, लेकिन क्योंकि ये अपने मुल्क का दुश्मन था, इसलिए इसने स्टूडेंट्स को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था तो एक नहीं बल्कि 2 बार ये बेनकाब हुआ और इसे गद्दारी के इल्जाम में जेल भी भेजा गया। जेल से निकलने के बाद ये शख्स सऊदी अरब चला गया और वहां जाकर इसने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी और कनाडा शिफ्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना बंद नहीं हुआ। इवन कुछ अरसे पहले ये शख्स इंडिया गया और वहां भी इसने कई एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडे किए। ये शैम्पू आए दिन पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार करता रहता है, लेकिन कुत्ता जब किसी गाड़ी के पीछे भागता है तो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। सो इसकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर ये किसी पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो इसका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो जाएगा। ना ये हिजाब मर्दों के लिए भी है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अब देखिए मैं यूं करके फिर मैं यूं कर, आप अपनी निगाहें कम कर लीजिए हुजूर। अच्छा अच्छा, हाँ वो लिखा है ना वो सूरत 24वीं सूरत की 30वीं आया के आदमियों को नीची रखनी चाहिए। नीची रखूंगा तो बात कैसे करूंगा हुजूर से। Pakistan Army is getting a tremendous amount of donations from the world in the name of Kashmir. The day that the subject is resolved, those donations will stop coming. पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है। उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कई सरहदों पे बना लेते। तो पाकिस्तान तो इज़ एन एक्रोनिम। पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक ज़हनियत है। अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन को कौन नहीं जानता। ये एक मशहूर पॉलिटिशियन और MQM का फाउंडर था।
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت عزت اور شہرت سے نوازا تھا. خاص طور پر کراچی میں تو اس کے نام کا سکہ چلتا تھا. ایون کراچی کے لوگ الطاف حسین کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کے ایک اشارے پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا. لیکن افسوس اسے یہ عزت راس نہیں آئی. یہ اتنا بڑا غدار نکلا کہ اس نے لوگوں کے اندھے اعتماد کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اس نے لوگوں کا استعمال کر کے سیاست میں اپنی جگہ بنائی اور پھر ان لوگوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا. جب آہستہ آہستہ اس کے پول کھلنا شروع ہوئے تو عوام نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی. جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ فوراً چلا گیا اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اسے غدار قرار دے دیا اور اس کی پاکستان آنے پر پابندی لگا دی. پاکستان سے دفع ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا. یہ لندن گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پاکستان میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مرڈرز اور اس طرح کے دوسرے فسادات پھیلانا شروع کر دیے. ایون آج بھی یہ جگہ جگہ پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے. ویل اس سے بڑی غداری اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ سارے جہاں سے اچھا دوستاں ہمارا پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے. پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے. پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد. حسین حقانی. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے سب سے نامور غداروں میں سے ایک ہے. یہ ایک جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور فارمر پاکستانی امبیسڈر تھا. اس نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا. پہلے ایک جرنلسٹ تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے پولیٹکس میں اتنے قدم جما لیے کہ جب 1990 میں نون لیگ کی حکومت آئی اور نواز شریف وزیر اعظم بنا تو یہ نواز شریف کا اسپیشل اسسٹنٹ بن گیا تھا. اس شخص کی غداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 3 سال تک یہ نون لیگ کے نعرے لگاتا رہا. لیکن جیسے ہی 1993 کے الیکشن میں نواز شریف ہارا اور بے نظیر بھٹو جیتی تو یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے پیپلز پارٹی کی اتنی خوشامد کی کہ آصف علی زرداری نے اسے نہ صرف اپنی پارٹی کا سپوک پرسن بنا دیا بلکہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا بھی چیئرمین بن گیا. اس کے بعد اسے سری لنکا میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات کر دیا گیا. پھر 2008 میں یہ امریکہ میں پاکستانی امبیسڈر بن گیا. جب یہ امریکہ میں گیا تو وہاں جا کر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بکنا شروع کر دیا. پہلے اس غدار نے امریکیوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دی، پھر پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری تھا. بک میں اس نے پاکستان فوج اور اسلام دونوں کے خلاف بہت ہی غلط الفاظ لکھے تھے. اس نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا. آخرکار اس غدار کو پاکستان سے نکال دیا گیا اور اب یہ امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے. ماروی سرمد. دوستو میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واہیات نعرہ شروع کرنے والی عورت اصل میں ہے کون؟ اس کا نام ماروی سرمد ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس ہے. یہ ایک جرنلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹ ہے. یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی عورتوں میں کھلے عام بے حیائی پھیلا رہی ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستانی عورتوں میں مغربی کلچر پھیلانے کی کوشش کی. یہ انہیں انگریزوں کا لباس اور طور طریقے اپنانے کی ترغیب دیتی اور پردہ کرنے سے منع کر دی تھی. اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مردوں نے جان بوجھ کر عورتوں کو برقعے میں قید کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور صدقے جاؤں ہماری اسلامی بہنیں اتنی عقل مند ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اسلام کے اصولوں تک
को भूल गईं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बैनर लेकर सड़कों पर निकल आईं। इसकी जहलाना बातों में आकर पता नहीं कितनी औरतों ने अपने हंसते खेलते घर उजाड़ दिए और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ये औरत इतनी वाहियात है कि इसने लाइव टीवी पर दीनी रहनुमाओं से भी बदतमीजी की। बेसिकली ये पाकिस्तान से इस्लाम के पर्दे वाले कानून को खत्म करके औरतों को बेपर्दा करने के चक्कर में लगी हुई है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। कमर जावेद बाजवा। दोस्तों, बाजवा को कौन नहीं जानता। ये शख्स पहले ही बहुत फेमस था, लेकिन बाद में इसके करतूतों ने इसे और ज्यादा मशहूर कर दिया। ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका है। कहने को तो ये एक मुहिब्बे वतन था, लेकिन गद्दारी की जितनी हदें इसने क्रॉस की, इतनी शायद ही किसी ने और की होंगी। इसने पाकिस्तान से पैसा लूट लूट कर अपने पूरे खानदान को अरबपति बना दिया। 2016 तक इस शख्स के पास कोई खास एसेट्स नहीं थे और ये भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर एकदम से इसके पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। 2021 में इसकी बेगम आयशा अमजद 2 अरब रुपए की मालिक बन गई। इसकी बेगम के नाम पर बेशुमार प्लाजे, प्लॉट्स और हाउसेस भी निकल आए। यहाँ तक कि इसके पास करोड़ों के बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी कैश में मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसकी बहू महानूर साबर भी कुछ कम नहीं निकली। जब इसके एसेट्स को काउंट किया गया तो इसकी बहू के पास 1271 मिलियन के एसेट्स मौजूद थे। हालांकि 2018 तक इसके नाम पर भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी शादी कमर बाजवा के बेटे से हुई, ये रातों रात मालामाल हो गई। इवन बाजवा के काफी और भी फैमिली मेंबर्स अचानक से अमीर हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिए और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। सोचने की बात यह है कि कोई बंदा पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग और कर्जों में डूबे हुए मुल्क में रहकर इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसके अलावा साइफर और रिजीम चेंज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बेसिकली पाकिस्तान की सरहदों के इस मुहाफिज ने ही अपने मुल्क को बेच दिया। ऐसे लोगों को सच में डूब मरना चाहिए।